हमारे साथ देखिए डॉक्टर पुनीत कौशिक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप पत्रकार हैं। सुनील कौशिक, माफी चाहूंगी, सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी एक रिएक्शन लूं, लेकिन अदिति उससे पहले देखिए एक चीज और समझनी होगी। आपने थोड़ी देर पहले चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि शरद पवार को यह पता है कि उनके मन में क्या है। हमने डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस ये भी देखा कि भले ही अजित पवार अलग हो गए हों शरद पवार से, लेकिन उसके बावजूद अजित पवार जिन जिन को अपने साथ लेकर गए थे, चाहे हम प्रफुल्ल पटेल की बात करें या बाकी नेताओं की बात करें, शरद पवार से वो गाहे बगाहे जाकर मुलाकात करते रहे। खुद अजित पवार भी पहुंचे, शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की, कांग्रेस उनसे मिलने का वक्त मांगती रही। विपक्षी गठबंधन की नजरें इस मंच पर इस वक्त बनी हुई हैं। संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और आपने कहा कि साथियों की जरूरत क्यों है। महाराष्ट्र में तो कम से कम, जहां पर पहले शिवसेना थी और बीजेपी तो फुल प्रूफ प्लान के साथ चलती है, लेकिन अब शिवसेना साथ में है नहीं, एकनाथ शिंदे गुट उनके साथ में है, वो लोग साथ में हैं, लेकिन फिर भी शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बीजेपी के साथ होते हैं तो लोकसभा सीटें और नंबर ऑफ लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी के लिए तो ये विन विन सिचुएशन ही होगी ना। बिल्कुल होगी, क्योंकि बीजेपी को साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से 2024 में सीटें जीत की तो लानी है, 303 तो लानी है, 303 से आंकड़ा बढ़ाना है, यही तो लड़ाई है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि बंगाल और तमाम तरीके से चौतरफा पूरे देश में एक तरह का वो माहौल है, क्योंकि 2024 में जो जो सीटें हम अभी बेहतर है उसे और बेहतर करना, जहां बेहतर नहीं है उसे। तो अब अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो ये सब कुछ हुआ, ये 48 सीटें हैं। मैं आपको सर्वे बता देती हूँ, फिर हम बताएंगे कि शरद पवार और अजीत पवार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए खुल के कुछ पॉलिटिकल अदावत क्यों नहीं करी। सबसे बड़ी बात है देखिए कि उनको बीजेपी को कंसंट्रेट करना पड़ेगा बड़े बड़े राज्यों पे। उत्तर प्रदेश, आपको क्यों लग रहा है कि अब राजभर आ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि राजभर ने पुराने मोदी को लेकर या योगी आदित्यनाथ को लेकर अटपटे बयान नहीं दिए हों, लेकिन अब राजनीतिक गठबंधन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो और बढ़ाने की कोशिश है और छोटी छोटी जातियों को साथ लेकर आना है। ठीक वैसे ही देखिए शरद पवार अब उस मोड पर आ चुके हैं जहां पर उनको ये देखना होगा कि उनके बचे हुए लोग जो हैं, जो मनी मन चाहते हैं कि वो भाजपा के साथ चले जाएं, और उनको उनका राजनीतिक संरक्षण देखना होगा आगे के लिए। और वहीं सबसे बड़ी बात है सुप्रिया सुले का देखना होगा। और अब सवाल दो उठ रहे हैं। पहला कि अजीत पवार को अगर अजीत पवार ने बिना शरद पवार को बताए ये स्टेप लिया, तो फिर शरद पवार समझ क्यों नहीं पाए? शरद पवार ये क्यों नहीं समझ पाए? और जो पूरा गेम हुआ जब उन्होंने इस्तीफे का बात रखी, तमाम चीजें। दूसरी बड़ी बात है कि जब अजीत पवार ने ये सब कर ही दिया, उसके बावजूद भी ये अदावत खुल के क्यों नहीं आई? यानी पर्दे के पीछे कुछ ऐसा गेम चल रहा है जो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सडनली सामने नहीं। आया। लेकिन आदित्य, ये हम और आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब शरद पवार ने अजित पवार को बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की थी और अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ा गया था कि अजित पवार को चाहते हैं शरद पवार उनके साथ रहे। बीजेपी में जाने की जो उनकी पहली दूसरी कोशिश कहीं ना कहीं नजर आई थी, उसको वो रोक सके। और उसके बाद पूरा सियासी घटनाक्रम हमने देखा था। फिर शरद पवार ने दोबारा से जिम्मेदारी संभाली, ये कहते हुए कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं इस पद पर बना रहूं और पार्टी को लीड करूं। अब आप देखिए, ये जब शरद पवार ने वो जो गेम हुआ, जब उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो अजीत पवार को ये मैसेज देना चाहते थे। आपको याद होगा जब शरद पवार ने इस्तीफे की बात कही, तमाम कार्यकर्ता ने कहा कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते। फिर वो जब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो कार्यकर्ता झूम के वहां पर, हुजूम वहां पर था। वो कहीं ना कहीं अजीत पवार को, और वो खुद भी लिटमस टेस्ट चाहते थे ये देखना कि समर्थक और विधायक अजीत पवार के साथ हैं या मेरे साथ। वो अजीत पवार को ये मैसेज देना चाहते थे कि बेटा अभी भी तुम राजनीति में भतीजे हो, चाचा मैं ही हूँ। लेकिन भतीजे को सपोर्ट मिला बीजेपी का। और देखिए हर बार अजीत पवार की 3 इश्यूज हैं। पहला, बार बार ईगो हर्ट होना। दूसरा, 80 घंटे के अंदर अंदर वो डिप्टी सीएम का पद उनसे शरद पवार ने वापस ले लिया अपनी राजनीतिक कुशलता क्षमता के चलते। और तीसरी बड़ी बात है कि हमेशा राजनीतिक लिहाज से भले ही अजीत पवार ज्यादा पहने रहे हों, लेकिन शरद पवार ने सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया। यही वजह थी कि जब कार्यकारी अध्यक्ष बने तो सुप्रिया सुले को बनाया गया। अजीत पवार को हमेशा ये लगा
कि मेरी क्षमताओं को शरद पवार जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ा रहे। बिल्कुल, तो ये देखिए जो घरेलू ईगो इश्यूज बीजेपी एनडीए की बात और शरद पवार की बात हम कर रहे हैं, वहीं सतीश जी मैं आपसे ये भी समझ लेना चाहती हूं कि किस तरह से एक इंडिया गठबंधन की INDIA की बात जब करते हैं तो दूसरी तरफ तो लिटमस टेस्ट की बात हो रही है, लगातार बात हो रही है दिल्ली सेवा बिल की, जहां सुनील जी ये एकजुटता दिखाने की जरूरत है, और दूसरी तरफ जिस तरह से पूर्णिमा भी जिक्र कर रही थी कि आज मंच की ये तस्वीर भी विपक्ष को खल रही होगी, और ये तस्वीर ना बने शायद इसी के लिए अप्रोच करने की कोशिश भी कल की जा रही थी, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो आज अब INDIA का आप क्या सोचते हैं कि क्या उनकी मनोस्थिति होगी और क्या अगला कदम होगा? जी। और अमृता इसमें मैं जोड़ दूं, ये बहुत अच्छी तरीके से कौशिक सर बता पाएंगे कि आज इस मंच को देखने के बाद उनका एनालिसिस क्या कहता है, कितने दूर कितने पास। जब मोदी बैठे हैं, मोदी के बगल की एक कुर्सी फिल्ड है और उनके बगल में बैठे हुए शरद पवार लगभग 8 साल बाद एक मंच से ऐसी कौशिक जी तस्वीर दिख रही है, तो कितने दूर और कितने पास दोनों। सतीश जी आपको अनम्यूट करना होगा, शायद आपका माइक म्यूट है। यदि नरेंद्र मोदी और शरद पवार के व्यक्तिगत संबंधों की बात की जाए तो निश्चित तौर से मानिए कि राजनीति से अलग हटकर उनके संबंध हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 1 वर्ष से जो कुछ हो रहा है, आज ये मंच सब कुछ जाहिर कर रहा है। विपक्ष में तमाम नेताओं के अनुरोध के बावजूद भी शरद पवार ने यदि नरेंद्र मोदी का मंच साझा किया है तो इसके बड़े दूरगामी संदेश हैं, ये विपक्ष को समझ लेना चाहिए। शनिवार को मीटिंग हुई, उससे भी यही संदेश गया था, और कल जो मीटिंग हुई, कल भी मीटिंग के बाद तमाम नेताओं ने ये शरद पवार से फोन करके बात रखी कि वो मंच साझा नहीं करें। इसके साथ एक और हैं शिंदे जो पूर्व कांग्रेस के नेता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो भी इस मंच पर होंगे। तो निश्चित तौर से मानिए जो कांग्रेस ने भी उन नेताओं से कहा, शिंदे से भी कहा कि वो मंच साझा न करें, वो स्वागत न करें। तो ये कह सकता हूं कि निश्चित तौर से एक दूरगामी संदेश है राजनीति के। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एकनाथ शिंदे गुट को जब शिवसेना की मान्यता मिलती है, और ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो गुट है, जो शिवसैनिक हैं, उनका निश्चित तौर से प्रभाव है। उस प्रभाव को क्या एकनाथ शिंदे कम कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में, ये बीजेपी जानती है। इसीलिए अजीत पवार को तोड़ करके सरकार में सम्मिलित किया गया, क्योंकि 2,30,000 के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं महाराष्ट्र में, जिसके 5 करोड़ से अधिक मेंबर हैं, जिनकी महत्वपूर्ण स्थिति बनती है राजनीतिक परिदृश्य से। तो ये सब बीजेपी भी समझती है और शरद पवार भी समझते हैं। शरद पवार ने एक संदेश देने का प्रयास किया है अजीत को भी कि निश्चित तौर से मेरे संबंध अलग हैं मोदी जी से, राजनीति से ऊपर हटके, तो ये न समझा जाए कि मैं अभी राजनीति से रिटायर होने के कगार पर हूं या मेरी कुछ महत्ता कम हो गई है। तो ये दोनों चीजें आज के कार्यक्रम से संदेश देने का प्रयास किया गया। एक तो ये ठीक पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, अगर संजय राउत को ये बयान देना पड़ता है कि बहुत अनुभवी हैं शरद पवार और हमको उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनको करना क्या है, लेकिन फिर भी उनको इस दुविधा को दूर करना चाहिए। ये दुविधा कौन सी है? क्या अभी भी चाहे शिवसेना हो, उद्धव गुट वाली, चाहे फिर वो बाकी पार्टीज हो, क्लियरली जो विपक्षी गठबंधन है उसमें क्या शरद पवार अभी तक अपने रुख को साफ नहीं कर पाए? कहीं कोई एक सेगमेंट बचता है जहां कंफ्यूजन का स्कोप है शरद पवार के एंड पे, ये इस बात को और कंफर्म करता है क्या? देखो पूर्णिमा जी, कभी कभी बड़े नेता कूटनीतिक तरीके से संदेश देने का प्रयास करते हैं, और ये शरद पवार ने एक संदेश देने का प्रयास महाराष्ट्र की राजनीति में किया है। जो महाराष्ट्र में INDIA की जो मीटिंग होने जानी थी वो सितंबर में बढ़ गई। क्यों बढ़ी? शरद पवार ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, मुझे महाराष्ट्र के दौरे पर निकलना है। क्या वो डेट आगे पीछे भी शरद पवार कर सकते थे? दूसरा, मोदी जी के साथ मंच साझा करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे रिटायरमेंट पे मत मानिए। जो स्थिति यूपीए में 2004 से लेकर के 2014 तक रही है, वैसे स्थिति का कम आकलन मत कीजिए। मेरी पार्टी टूट जरूर गई है, और अजीत पवार का शरद पवार से मिलना एक ये संदेश था कि जो राजनीतिक बिखराव वहां है, वहां एक ऐसा संदेश न चला जाए कि अजीत पवार ने अपनी मनमर्जी की है।
वो आशीर्वाद लेना चाहते हो। निश्चित से ये मान के देखिए, वहां शरद पवार की जो राजनीतिक स्थिति है वो कमजोर नहीं है, बहुत दिनों तक राजनीति की है। और ये शरद पवार भी जानते हैं कि जब राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता बड़ी थी 2004 से लेकर 14 के बीच, और उससे पहले की हम बात करें जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और जब यूपीए संगठन जब बना, तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, शरद यादव, ये 4 चेहरे थे जो निश्चित तौर से राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम भूमिका रखते थे। तो उस समय अजीत पवार ही उन्हीं की पार्टी का पूरा दायित्व वहां महाराष्ट्र में संभाल रहे थे, उनकी बेटी नहीं संभाल रही थी। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी कार्यकर्ता हैं वहां अजीत पवार की बहुत ज्यादा पकड़ है। और ये शरद पवार बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मैं राष्ट्रीय राजनीति में था तो जो बागडोर देके, या तो उनकी गलती कही हो या भतीजे होने के नाते, पारिवारिक सदस्य होने के नाते एक भरोसा विश्वास कहिए, वो एक पैठ जो बनी हुई है, जो मैंने 2,30,000 के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो जिक्र किया, उसमें 90 से 95% बिल्कुल सुनील जी, देखिए ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की बात तो कर ही रहे, लेकिन अगर 2024 के चश्मे से देखा जाए तो हर पार्टी की कुछ निजी प्रायोरिटीज हैं, फिर चाहे वो उनके सूबे, उनके राज्य को लेकर कर ले, चाहे परिवार को लेकर कर ले। अब आम आदमी पार्टी की प्रेफरेंस दिल्ली जो ऑर्डिनेंस है वो है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य जो पार्टियां हैं वो मणिपुर के मुद्दे पर बात करें। तो ये तमाम चीजें जो अपनी अपनी प्रायोरिटीज या अपने अपने निजी मंतव्य हैं जो 2024 के लिहाज से अगर हम देखें, तो ऐसे में तो विपक्ष जो एकजुट अब नजर आ रहा है आईएनडीआईए की फॉर्म में, क्या वो आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा? 2024 तक क्या वो चुनौती रहेगी? ये देखो, कल आपके यहाँ एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया आईएनडीआईए के लिए, तो वो बार बार कोर्ट क्या निकाल के ला रहे थे? पीडीए का जिक्र वो बार बार कर रहे थे। और उन्होंने आईएनडीआईए का जिक्र जब पूछा निश्चित तौर से रूबिका जी ने, तो उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि वो एक टीम है। तो टीम, लेकिन आईएनडीआईए के किसी घटक दल ने या जो सदस्य हैं उनके पीडीए का जिक्र नहीं किया। तो अखिलेश यादव एक उत्तर प्रदेश में एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं पीडीए का, कि हमारे साथ ओबीसी भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है, इनको लेकर के हम चलना चाह रहे हैं। तो क्या एक बार भी मंच से उन्होंने इंडिया आईएनडीआईए का जिक्र बड़े रूप में? बिल्कुल सुनील जी, आपने एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन फिलहाल आज की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लिहाज से 2024 के लिहाज से एक मैसेज देती हैं। अब देखना होगा कि आईएनडीआईए इसको कैसे लेता है।